2022 और 23 के वार्षिकांक आरबीडी पब्लिकेशंस में अपन चर्चा कर रहे थे, जिसके पार्ट नंबर 4 में मैं आपके सामने नए टॉपिक से लेके आया हूँ, जिसमें राजस्थान की आपका वन रिपोर्ट, साथ ही उसके कुछ महत्वपूर्ण पहलू जो हाल ही में चर्चा में रहे हैं, उसके अंदर भारत की तुलनात्मक स्टडी समझ जानकारी अपन आज के इस वीडियोस में कंप्लीट करेंगे। आपको बता दूं, जो भी जनजातीय संबंधित यहाँ पे करंट जीके क्वेश्चन है वो भी अपन इसी वीडियोस में क्लियर करेंगे। इससे पहले मैंने 3 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, जिसमें राजस्थान के उत्कृष्टता केंद्र, अभियान, प्रथम गांव, साथ ही जयपुर जोधपुर से संबंधित वो तथ्य जो हाल ही में चर्चा में रहे हैं। उसके बाद में ऐप्स पोर्टल जो करंट जीके के रूप में यहाँ पे है, प्रमुख नीतियाँ, पर्यावरण विशेषांक, भारत राजस्थान वन रिपोर्ट 2021, साथ ही यहाँ पे जनजातीय संबंधित जो भी विशेषांक यहाँ पे राजस्थान के करंट जीके के रूप में पूछा जाएगा, तो वो चर्चा आज के इस वीडियोस में करेंगे। आपको बता दूं, आरबीडी पब्लिकेशन से 2022-23 वार्षिकांक आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं, जिसमें राजस्थान के अंदर आगामी आरएस भर्ती, साथ ही फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, उसके बाद में ईओआरओ यानी कि नगर पालिका के अंदर जो वैकेंसी निकाली गई है आरपीसी के द्वारा, काफ़ी अच्छी वैकेंसीज है। ग्रेड 3 यानी कि रीड भर्ती, उसके बाद एलडीसी राजस्थान हाई कोर्ट। तो ये समस्त जो भी यहाँ पे एग्जामिनेशन यहाँ पे आरपीसी या फिर सीईटी जो अभी हाल ही में कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है, जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा कंडक्ट किया जाएगा, तो सीईटी में भी इस प्रकार के राजस्थान से संबंधित जो भी करंट जीके के क्वेश्चंस हैं, चाहे भारत के हो, समस्त जानकारी आपको इसी पोर्टल पे मिल जाएगी। आपको इसके अलावा कोई भी राजस्थान जीके क्वेश्चंस पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, किसी प्रकार की मैगजीन देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितने भी मैंने यहाँ पे स्लाइड्स बनाई है कंप्लीट मैगजीन से जो भी यहाँ पे बन सकता था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो मैंने उठाए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस पार्ट नंबर 4 को, और यहाँ से हम शुरुआत करें सबसे पहले पोर्शन से। भारतीय वन रिपोर्ट 2021 की हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे ये राजस्थान के भारत के वन सर्वेक्षण संस्थान जो कि देहरादून से यहाँ पे ये पब्लिश की जाती है। 1981 से इसका शुभारंभ किया गया। 1981 से इसका शुभारंभ किया गया, जिसमें प्रत्येक 2 वर्ष में ये जारी की जाती है। प्रथम रिपोर्ट सबसे पहले 1987 के अंदर रिपोर्ट जारी की गई थी। वन आवरण की हम बात करें तो वह सभी भूमि जिसका क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर से अधिक है, या फिर वृक्ष घनत्व है जिसका घनत्व 10% से अधिक है। वन वृक्षारोपण की हम बात करें तो अभिलेखित वन क्षेत्र से बाहर 1 हेक्टेयर से कम आने वाला वृक्ष का खंड जो है वो वृक्षारोपण कहलाता है। उसके बाद हमारे पास में कुछ टॉपिक्स हैं, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वन आवरण की। अत्यधिक संघन वन जो है, हाल ही में कैनोपी घनत्व 70% से अधिक होना चाहिए। मध्यम वन की हम बात करें तो 40 से लेकर 70% जो कैनोपी घनत्व है वो होना चाहिए। और खुले वन जो है, ओपन जो फॉरेस्ट हैं, उनका कैनोपी घनत्व है 10 से लेकर 40% के बीच में होना चाहिए। आगे हम बात करते हैं वर्तमान में 17वीं वन रिपोर्ट जो है वो जारी की गई, जो कि 13 जनवरी 2022 को माननीय भूपेंद्र यादव के द्वारा ये जारी की गई थी। यहाँ पे आंकड़ों का संग्रहण है रिसोर्ट सेकंड उपग्रह से यहाँ पे सैटेलाइट से लिया गया था। कंप्लीटली जो भी यहाँ पे सर्वेक्षण किया गया था तो वो सैटेलाइट के माध्यम से ही किया गया था, जिसका नाम यहाँ पे रिसोर्ट सेकंड करके है। भारत में कुल वन और वृक्षावरण की क्षेत्र की हम बात करें, सबसे पहले टोटल आप देखें तो 8,09,537 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो कि भारत के अंदर 24.62% जो है वो वन जो भारतीय वन रिपोर्ट के आधार पे है, इतना प्रतिशत यहाँ पे वन है भारत में। यहाँ पे वन आवरण की हम बात करें तो लगभग 21.71% है। साथ ही वृक्षावरण की बात करें जिसमें 2.91% है। अगर हम बात करें भारत की विश्व की तुलनात्मक यहाँ पे जानकारी की, तो इसमें आपका 2% वन ही यहाँ पे भारत में उपस्थित है। मैं बात कर रहा हूँ विश्व के आधार पे, जिसमें भारत का 10वां स्थान यहाँ पे प्राप्त है विश्व की बात करें तो। नेक्स्ट हमारे पास में जानकारी जो है आपको यहाँ पे देख सकते हैं, 2019 के सापेक्ष वृद्धि 2261 वर्ग किलोमीटर यहाँ पे, या फिर आप प्रतिशत में बात करें तो 0.28% जो है अधिकतम वन आवरण यहाँ पे रहा, जिसमें सबसे ज़्यादा यहाँ पे मिजोरम जिसमें 84.57 रहा। उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, और सबसे कम न्यूनतम वन आवरण की बात करें जिसमें हरियाणा, पंजाब, राजस्थान इसमें शामिल है। और वृद्धि जो देखी गई है अभी हाल ही में 2021 की वन रिपोर्ट में, जिसमें सबसे ज़्यादा वृद्धि यहाँ पे देखी गई है वो आंध्र प्रदेश है, जिसमें 647 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर पे वन यहाँ पे अधिक पाए गए हैं। तेलंगाना की बात करें तो आपका 632 है। उसी के साथ में हम बात करें उड़ीसा, 537 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर की जो वृद्धि है वनों में वो देखी गई है। साथ में न्यूनतम वन क्षेत्र की बात करें जिसमें मध्य प्रदेश यहाँ पे उच्च रहा है। उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ है। और न्यूनतम वन क्षेत्र की बात करें तो हरियाणा, पंजाब, गोवा इसमें तीनों शामिल हैं। अगर बात करें कमी की तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में 257 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर के वन जो है वो उनमें कमी आई है। पिछली जो वन रिपोर्ट थी उसके आधार पे अभी हाल ही में 2000 जो वन रिपोर्ट है 2021वीं है, ये ध्यान रहे, उससे पहले 2019वीं करवाई गई थी। तो अभी हाल ही में हम बात करें 17वीं वन रिपोर्ट की, तो आप स्क्रीन पे देख ही पा रहे हैं
उसके बाद में हमारे पास में कुल वन और वृक्षावरण की हम बात करें, टोटल आपका 7.41% जिसमें वन आवरण की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 4.87% भारत में ये प्रतिशत राजस्थान का है। ध्यान रहे हम राजस्थान की अब बात कर रहे हैं, इससे पहले हमने भारत की बात की थी, लेकिन अब राजस्थान के अंदर जो भी वन रिपोर्ट जो है 2021 जो है जारी की गई थी, उसके आधार पर राजस्थान में कितना वन यहाँ पे अधिक रहा, कितना जो वनों का प्रतिशत जो है वो कम रहा, तो सभी जानकारी हम इस स्लाइड में कर रहेंगे। सबसे पहले हम बात करें वन आवरण की, जिसमें प्रतिशत की बात करें तो 4.87% जो है राजस्थान के अंदर वन आवरण है। उसके बाद में वृक्षावरण की बात करें तो वन क्षेत्रफल के आधार पे आपका 2.54 जो है इतना प्रतिशत जो है वृक्षावरण है। इसमें हमारे पास में अगर अधिकतम वन आवरण की बात करें, जिसमें उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही यानी कि यूपीएस आप याद रख सकते हैं, यूपीएस, तो इसमें आप देख सकते हैं कि आपका उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, इसमें सबसे ज़्यादा जो अधिकतम वन आवरण है वो यहाँ पे स्थित है। उसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट है न्यूनतम वन आवरण की बात करें, जोधपुर, चूरू, जैसलमेर इसमें शामिल है, ये भी आप याद रखिए। उसके बाद में हमारे पास वर्दी की बात करें, जिसमें एकांक वर्दी यहाँ पे इस साल देखी गई है वन रिपोर्ट में राजस्थान की, तो सबसे ज़्यादा वर्दी अजमेर में है जो कि 26.45% वनों का क्षेत्रफल बढ़ा है। उसके बाद में राजस्थान के पाली जिला है 26.01 और बीकानेर। तो आप देख सकते हैं अजमेर, पाली, बीकानेर जो ज़िले हैं वो इस प्रकार के ज़िले हैं जिसमें वन आवरण की जो वर्दी है वो यहाँ पे देखी गई है। उसके बाद में हम बात करें कुल वर्दी कितनी यहाँ पे हुई है, तो टोटल आप देखें तो 25.45 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर की हम बात करें तो कुल वर्दी के आधार पर है, और 681 वर्ग किलोमीटर यहाँ पे हुई है। जिसमें से सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र जो हैं आपके जो फैले हैं उसमें आपका उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़ सबसे ज़्यादा वन यहाँ पे वनों का क्षेत्रफल है। उसके बाद में न्यूनतम की बात करें तो चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर है, और सबसे कमी की बात करें तो राजस्थान के अंदर जालोर, करौली, सिरोही यहाँ पे इस प्रकार के क्षेत्र हैं राजस्थान के अंदर जो 2021 की वन रिपोर्ट के आधार पर सबसे कम वन यहाँ पे उपलब्ध यहाँ पे हुए हैं इस साल। उसके बाद में वर्दी की बात करें, टोटल राजस्थान के 19 ज़िले ऐसे हैं जिनमें आपकी बढ़ोतरी देखी गई है, और राजस्थान के ही 14 ज़िले ऐसे हैं जहाँ पे सबसे कम वन रिपोर्ट यहाँ पे आकी गई है। 2021 वन रिपोर्ट की हम बात कर रहे हैं, जिसमें 19 ज़िले ऐसे हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्दी देखी गई है वनों की, और 14 ज़िले ऐसे हैं जहाँ पे राजस्थान के अंदर वनों की वर्दी सबसे कम देखी गई है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं 33 ज़िले हैं उनका यहाँ पे रिकॉर्ड यहाँ पे मेंशन है। प्रति व्यक्ति औसतन की बात करें, जिसे वन आवरण और वृक्षावरण जो होना चाहिए लगभग 0.37 हेक्टेयर यहाँ पे फिलहाल यहाँ पे प्रेजेंट है। फिलहाल यहाँ पे जो है वनों का क्षेत्रफल यहाँ पे है प्रति व्यक्ति के आधार पे। राज्य में कुल अभिलेखित वन की हम बात करें, सबसे पहले मैं आपके सामने बात करना चाहूँगा अभिलेखित के बारे में। सबसे अच्छा टॉपिक है अभिलेखित वन क्या होते हैं। सबसे पहले अभिलेखित वन की हम बात करें तो इसमें वनों का जो भी कार्यकलाप जो होता है, जो भी कार्यक्रम जो होता है, या फिर आप कह सकते हो जो भी प्रोसिक्यूशन जो होता है, तो इसमें कंप्लीटली प्रशासन वर्गीकरण यहाँ पे करता है। प्रशासन के द्वारा वर्गीकरण जो किया रहता है वो यहाँ पे है। तो वनों का प्रशासनिक वर्गीकरण जो है वो आपका अभिलेखित वन में आता है। राजस्थान में टोटल अगर हम बात करें तो 32,863 जो है अभिलेखित वन है, यानी कि प्रशासनिक वन है। यहाँ पे राजस्थान के अंदर 9.60 यानी कि 9.60% की बात करें तो इतने भूभाग में राजस्थान के अंदर भारत की तुलना में वन फैले हुए हैं। यानी कि भारत की तुलना में हम बात करें राजस्थान की तो 9.60% वन का जो क्षेत्र है वो यहाँ पे राजस्थान में आता है। उसके बाद राजस्थान की हम बात करें तो भारत के अंदर 4.23% था जो कि अभिलेखित वनों में आता है, और राजस्थान के अंदर आपका 9.60% भाग पे यहाँ पे वन आच्छादित है। इसी आधार पर राजस्थान का 15वां स्थान यहाँ पे भारत की तुलना में है। तो ये भी आप याद रखें, राजस्थान के अंदर जो राजस्थान का जो स्थान है वो भारत के अंदर 15वां स्थान है, ये भी आप याद रखें। उसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि प्रशासन के आधार पर वनों को 3 श्रेणियों में बांटे गए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आरक्षित जिसे आप रिजर्व कहते हैं, संरक्षित जिसे प्रोटेक्ट कहते हैं, अवर्गीकृत जिसे आप अनक्लासिफाइड कहते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं आरक्षित वनों की, जो कि राजस्थान के अंदर टोटल 37.05, ध्यान रहे 37.05% यहाँ पे आच्छादित है। साथ ही संरक्षित क्षेत्रों की बात करें वनों की तो राजस्थान के अंदर 56.43% है, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। और हमारे पास में अवर्गीकृत की बात करें जिसमें आपका 6.52% जो है राजस्थान के अंदर वनों का जो है वो रिकॉर्डेड आपका ये जो क्षेत्रफल है। तो देख सकते हैं आरक्षित क्षेत्रफल, संरक्षित क्षेत्रफल, अवर्गीकृत क्षेत्रफल तीनों की मैंने बात कर ली, जिसमें संरक्षित क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है जिसमें 56.43% है, और हमारे पास में आरक्षित की बात करें तो 37.05 है, और उसके बाद में अवर्गीकृत की बात करें जिसमें 6.52 यहाँ पे स्थित है। तो ये राजस्थान में वो वन है जहाँ पे 3 भागों में जो बांटा गया है।
उसके बाद में थोड़ी बात करते हैं आरक्षित वन क्या होते हैं। आरक्षित वन का मतलब ये होता है कि इसमें किसी प्रकार का आप लोग कटाई नहीं कर सकते या फिर लकड़ी नहीं काट सकते, पशुचारण नहीं कर सकते, समस्त जो भी एक्टिविटी होती है, जो भी कार्यक्रम जो होते हैं उन पे आपका पाबंद होता है, बाह्य व्यक्ति इसको यूज़ नहीं कर सकता। लेकिन संरक्षित की बात करें तो संरक्षित में जो सरकार के द्वारा अनुमति मिलने के उपरांत यहाँ पे पशुचारण भी कर सकते हैं, लकड़ी भी काट सकते हैं, ये यहाँ पे संभव होता है। लेकिन अवर्गीकृत की बात करें तो यहाँ पे किसी प्रकार की जो भी है बिना अनुमति के आप लोग पशुचारण कर सकते हैं, वनों की कटाई कर सकते हैं, घास की कटाई कर सकते हैं, समस्त आप लोग जो भी कार्य प्रणाली है वो यहाँ पे कर सकते हैं। तो आरक्षित वन जो है वो 37.05 है, संरक्षित वन आपके 56.43 है, अवर्गीकृत वन 6.52% है। तो ये तीनों का परसेंटेज आप याद रखें। सबसे ज़्यादा संरक्षित वन है जहाँ पे आप लोग पशुचारण भी कर सकते हैं और आप वनों की कटाई भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे सरकार की अनुमति आपको लेनी होगी। सबसे ज़्यादा आरक्षित वन की बात करें तो उदयपुर में स्थित है। उसके बाद में हम बात करें संरक्षित वन है जो कि यहाँ पे प्रोटेक्टर है, सबसे ज़्यादा 12 में स्थित है। और अवर्गीकृत वनों की बात करें तो सबसे ज़्यादा बीकानेर में फैले हुए हैं, तो ये भी याद रखें। अगली हम बात करते हैं पेड़ों की कटाई पर प्रतिबंध की हम बात करें तो 1910 में जोधपुर रियासत के द्वारा इस पर प्रतिबंध लगाए गए थे। साथ ही सर्वप्रथम वन अधिनियम की बात करें जो कि 1935 से यहाँ पे लागू किया गया था, अलवर रियासत के द्वारा ये लागू किया गया था। ध्यान रहे सर्वप्रथम वन अधिनियम 1935 अलवर रियासत के द्वारा शुरू किया गया। राजस्थान वन एक्ट की बात करें तो 1953 में शुरू किया गया। वर्तमान राजस्थान वन नीति 2010 से शुरू की गई। 33% भूभाग पर वन होना इसमें काफ़ी आवश्यक बताया गया। ये जो वन नीति आपकी 2010 जो पब्लिश की गई थी, यहाँ पे प्रथम राष्ट्रीय वन नीति 1952 में शुरू की गई। साथ ही शिकार पर रोक 1910 से टोंक रियासत के द्वारा शुरू किया गया। राजस्थान वन विभाग की बात करें तो 1949 से 1950 के बीच में यहाँ पे शुरू किया गया था। वन नीति बनाने वाला राज्य जो पहला बना है वो राजस्थान है। ध्यान रहे सबसे पहला राज्य वन नीति जो है रिपोर्ट जो है वनों के ऊपर जो नीति बनाई है वो राजस्थान ने बनाई है, तो सबसे पहला स्टेट है भारत के अंदर। उसके बाद में वर्तमान राष्ट्रीय नीति 1988 में शुरू की गई, ये भी आप याद रखें। उसके बाद में माँ बाड़ी केंद्र जो है हाल ही में जनजातीय संबंधी जो विशेषांक है, यानी कि जनजातीय यानी कि जो जनजाति हैं उनसे संबंधित जो भी यहाँ पे राजस्थान के अंदर अभी हाल ही में करंट जीके के रूप में जो रहा है, ध्यान रहे मैं आपके सामने स्टैटिक जीके और करंट जीके को यहाँ पे तुलनात्मक तैयारी करता हुए आपको बता रहा हूँ, जो कि आगामी एग्जामिनेशंस में इस प्रकार के डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जनजातीय विशेषांक में आपका माँ बाड़ी केंद्र यहाँ पे खोले गए। उद्देश्य की बात करें तो अनुसूचित क्षेत्र जैसे माड़ा क्षेत्र, शहरी क्षेत्र के विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करना, उनका लाभान्वित उनको प्रदान करना, ये सबसे पहला इसका उद्देश्य रहेगा। माँ बाड़ी केंद्र की मैं बात कर रहा हूँ। सबसे पहले राजस्थान के अंदर 2753 माँ बाड़ी केंद्र यहाँ पे खोले गए हैं। मुख्यमंत्री द्वारा 250 नवीन केंद्रों की स्थापना की गई। साथ ही बजट घोषणा क्रम में 214 माँ बाड़ी केंद्र का प्रारंभ किया गया, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट हमारे पास सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की बात करें तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जनजातीय विभाग में सबसे पहले जनजातीय छात्र छात्राओं को नीट, जेई, आरएस, आईएएस जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु आधुनिक जो सुविधाएं हैं कोचिंग के लिए या फिर आवासीय सुविधा है वो इसमें प्रदान की जाएगी। चित्रकूट नगर भुवाणा उदयपुर में इसकी शुरुआत की गई। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस याद रखें कि राजस्थान में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सबसे पहले कहाँ खोला गया, तो आप याद रखें भुवाणा जो कि उदयपुर में स्थित है। ऑपरेशन विद्या भवन की बात करें तो बांसवाड़ा जिला में प्रशासन के द्वारा शुरू किया गया, जिसमें 2 अक्टूबर 2020 को से लेके 14 नवंबर 2020 तक ये कार्यक्रम चलाया जाएगा। इसमें विभागीय आवासीय विद्यालयों साथ ही छात्रावासों को आवंटित भूमि की जाएगी और राजस्व रिकॉर्ड पर अमल, साथ ही यहाँ पे इस प्रकार के कार्यक्रम इसमें किए जाएंगे। तो आप देख सकते हैं हाल ही में ऑपरेशन विद्या भवन ने राजस्थान के बांसवाड़ा जिले से प्रशासन के द्वारा शुरू कर दिया गया है, जो कि 2 अक्टूबर 2020 से लेके 14 नवंबर 2020 तक ये चलाया जाएगा। ध्यान रहे विभागीय आवासीय विद्यालय छात्रावासों को आवंटित भूमि से संबंधित इसका कार्यक्रम रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास में अगला जो करंट जीके के क्वेश्चन है, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय। सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान में टोटल 4 स्थित है, जिसमें अंबापुरा, एक मिनट, जहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ से देखें, जिसमें आप पहले ही देख पा रहे हैं अंबापुरा जो कि बांसवाड़ा में स्थित है, सराड़ा जो कि उदयपुर में स्थित है, पीपलखूट जो कि प्रतापगढ़ में स्थित है और डूंगरपुर ये लास्ट है। तो टोटल राजस्थान में हाल ही में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय टोटल 4 ही हैं, जिसमें अंबापुरा, सराड़ा, पीपलखूट, डूंगरपुर ये इसमें शामिल है। वर्तमान में 8 एकलव्य आवासीय विद्यालय जो है वो निर्माणाधीन है, जो कि हाल ही में बजट में घोषणा की गई थी। ध्यान रहे अभी ये बनी नहीं है, अभी इनका निर्माण चल रहा है, लेकिन कंप्लीटली जो संचालित है वो 4 ही है राजस्थान में।
उसके बाद में आश्रम छात्रावास की हम बात करें तो आश्रम छात्रावास में आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से देखिए आश्रम छात्रावास से सबसे पहले टोटल राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अंदर टोटल 2 स्थित हैं, जो कि राजसमंद कुशलगढ़ जो कि बांसवाड़ा में आता है। तो यहाँ पे 2 स्थानों पे हाल ही में आश्रम छात्रावास संचालित है। सामुदायिक वनाधिकारी विकास कार्यक्रम की बात करें, योजना की बात करें तो अनुसूचित जनजाति परंपरागत वन निवासी अधिनियम 2006 के अनुसार उद्देश्य जो रहेगा इसका बेसिकली जनजातीय क्षेत्रों में वन अधिकार पट्टे उपलब्ध करवाना, और इसका आरंभ आपका 9 अगस्त 2021 से इसकी शुभारंभ यहाँ पे की गई थी। उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं जनजातीय विकास कोष की बात करें। सबसे पहले आपको बता दूं जनजातीय विकास कोष का मुख्यतः जो संबंध है वो रोजगार एवं कृषि हेतु उनको आर्थिक सहायता प्रदान करना, अनुदान देना इसका मुख्य पर्पस है। इसके अंदर बजट 2021 और 22 में 100 करोड़ के जो प्रावधान है वो रखे गए थे, लेकिन हाल ही में 2022 से और 23 में 100 करोड़ से बढ़ाकर अभी इसका जो बजट है वो 500 करोड़ कर दिया गया है। जनजातीय विकास कोष की बात कर रहे हैं। बेसिकली रोजगार कृषि हेतु 200 करोड़ रुपए यहाँ पे रहेंगे, शिक्षा सामाजिक सुरक्षा हेतु 150 रुपये रहेंगे, आधारभूत संरचनाओं को देखते हुए 150 रुपये इसमें शामिल है। तो देख सकते हैं 100 करोड़ से लेके 500 करोड़ तक यहाँ पे इसका बजट जो है 2022-23 के तहत या इसका जो विकास कोष है वो बढ़ा दिया गया है जनजातीय विकास कोष में। अगली हम बात करते हैं स्वास्थ्य सहयोगिनी की बात करें। सबसे पहले आप देख सकते हैं स्वास्थ्य सहयोगिनी का बेसिकली जो संबंध है, उद्देश्य जो है गांव एवं जहां चिकित्सा सुविधाएं अभाव है वहां पर स्वास्थ्य जो सहयोगिनी है उनको लगाया जाता है। गांव वालों को इस प्रकार की महिलाओं को नियुक्ति की जाती है गांव के द्वारा या फिर गांव के अंदर, जो कि गांव की जानकारी रखती है। वर्तमान में उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, राजसमंद, सिरोही, पाली यहाँ पे ये संचालित है। ध्यान रहे जनजातीय गांव में टोटल 4622 गांव में स्वास्थ्य सहयोगिनी सेवारत हैं, यानी कि अभी हाल ही में लगाई जा चुकी हैं। अगला आप देखें तो सबसे पहले मिशन कोटड़ा की बात करते हैं। मिशन कोटड़ा उदयपुर जिले के कलेक्टर के द्वारा, जो उदयपुर जिले के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं उनके द्वारा संचालित है, यानी कि इनके द्वारा शुरू किया गया। बेसिकली इनका जो उद्देश्य है वो शिक्षा जागरूकता के अभाव, विषम परिस्थितियों के कारण कोटड़ा क्षेत्र जो विकास का मूल धारा से दूर रहा है तो उसको यहाँ पे एजुकेशन से जोड़ना, उसके विकास कार्यों से जोड़ना और अनेक प्रकार की जो विषम परिस्थिति है उनके सामने उनको यहाँ पे कम करना बेसिकली इनका उद्देश्य रहेगा। ध्यान रहे उदयपुर जिले से मिशन कोटड़ा शुरुआत की गई माननीय डीएम महोदय के द्वारा। इसके तहत जो कार्य किए जाएंगे सबसे पहले पालनहार योजना, उसके बाद में आधारभूत सुविधाओं को जोड़ना जैसे बिजली, पानी, सड़क आदि इसमें शामिल है। एजुकेशन ट्राइब्स ऐप्स की बात करें तो इसमें शैक्षणिक सत्र 2021-22 से विभाग द्वारा राज्य के समस्त आवासीय विद्यालय साथ ही छात्र आवासों के ऐप्स के द्वारा सतत मूल्यांकन प्रक्रिया लागू की गई, जिसमें एजुकेशन ट्राइब्स ऐप्स इसमें शामिल है। आगे हम बात करें तो हाल ही में जो जनजाति हैं खेल कूदों में जहाँ पे अव्वल रही हैं उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे श्री लिम्बाराम के बारे में। श्री लिम्बाराम के बारे में बात करेंगे। इनका संबंध तीरंदाज से है, जिन्होंने एशिया चैंपियनशिप में 1992 में स्वर्ण पदक जीता। अभी हाल ही में अर्जुन अवार्ड से इनको नवाजा गया 1991 में। सारातीत गांव जो कि उदयपुर है, उदयपुर के रहने वाले हैं। श्री धूलचंद डामोर की बात करें, देवड़ा गांव जो कि बांसवाड़ा में आता है, तीर अंदाजी के खिलाड़ी हैं। बरसोनीला ओलंपिक 1992 के अंदर इन्होंने अपना जो है पार्टिसिपेट किया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हॉकी अकादमी की बात करें तो ये खेलगांव उदयपुर में यहाँ पे स्थित है। ध्यान रहे अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हॉकी अकादमी राजस्थान के अंदर खेलगांव जो कि उदयपुर में स्थित है वहाँ पे इसकी शुभारंभ कर दिया गया है। मुख्य कोच की बात करें तो अशोक ध्यानचंद है और राज्य की प्रथम जनजातीय बालक बालिका हॉकी अकादमी भी यहाँ पे इसको कहेंगे। तो ध्यान रहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हॉकी अकादमी राजस्थान के अंदर उदयपुर में खोली जा चुकी है। उसके बाद में हम नेक्स्ट बात करते हैं तो खेल छात्रावास से बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में टोटल हम बात करें तो खेल छात्रावास की संख्या जो है राजस्थान में 13 है। जनजातीय छात्रों को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं की तैयारी करवाना मुख्य उद्देश्य है। छात्रावासों में पोषाहार हेतु 2600 रुपये प्रति माह विद्यार्थी दिए जाते हैं। पहले 2400 दिए जाते थे, अब यहाँ पे 200 की वृद्धि करते हुए 2600 कर दिए गए हैं। उत्कृष्ट प्रदर्शन के पुरस्कार हेतु जो दिए जाते हैं वो भी आप देख सकते हैं यहाँ से। सबसे पहले हम बात करें जनजातीय खिलाड़ियों के लिए जो दिए जाते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 5 लाख यहाँ पे प्रथम आने वालों को दिए जाते हैं। उसके बाद में राष्ट्रीय स्तर पर 2 लाख, राज्य स्तर पर 1 लाख उनको मिलता है। साथ ही आप देख सकते हैं इसमें जानकारी दे रखी है। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। हाल ही में राज्य सरकार के द्वारा सभी खिलाड़ी हेतु चाहे वो ओलंपिक एशियंस हो या कॉमनवेल्थ हो उनको यहाँ पे जो स्वर्ण पदक है यानी जिन्होंने स्वर्ण पदक यहाँ पे जीते हैं ओलंपिक में तो ओलंपिक के लिए 3 करोड़ रुपए हैं और जिन्होंने रजत पदक जीता है ओलंपिक में उनको 2 करोड़ रुपए और जिन्होंने कांस्य पदक ओलंपिक में जीता है उनको 1 करोड़ रुपए दिया जाएगा। साथ ही एशियन कॉमनवेल्थ की हम बात करें
तो राष्ट्रमंडल खेलों के लिए यहाँ पे 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे स्वर्ण पदक जीतने के लिए खिलाड़ी को, चाहे कोई भी खिलाड़ी किसी भी जाति से संबंधित हो। 60 लाख रुपए दिए जाएंगे रजत के लिए और 30 लाख रुपए कांस्य पदक जीतने के लिए इनको दिए जाएंगे। साथ ही हम बात करें राज्य स्तर की बात करें तो 1 लाख रुपए स्वर्ण पदक जीतने के लिए, 50,000 रुपये रजत के लिए और कांस्य पदक के लिए 30,000 रुपये इनको यहाँ पे दिए जाएंगे अग्रिम राशि के रूप में। नेक्स्ट हमारे पास में छठा नंबर है हॉकी एस्ट्रो टर्फ खेल मैदान जो है राजस्थान में टोटल 3 जगह संचालित है, जिसमें SMS स्टेडियम, उसके बाद में चंदवरदाई स्टेडियम अजमेर में, उसके बाद में महाराणा प्रताप स्टेडियम खेलगांव। तो आप देख सकते हैं जयपुर, अजमेर और आपका उदयपुर में हाल ही में हॉकी एस्ट्रो टर्फ खेल मैदान यहाँ पे संचालित है। उसके बाद में हम बात करें सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ स्पोर्ट्स की बात करें, ये भी आपका बांसवाड़ा में स्थित है, अंबापुरा में। ये भी आप याद रखें सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ स्पोर्ट्स के बारे में, तो अंबापुरा जो कि बांसवाड़ा में है। नेक्स्ट हमारे पास में जनजातीय जो आर्थिक स्थल हैं, यानी जो जनजाति हेतु जो महत्व धार्मिक स्थल जो है उनकी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले वेणेश्वर की बात करते हैं जो कि जनजातीय से काफ़ी महत्व है। वेणेश्वर जो है वो राजस्थान के डूंगरपुर में पड़ता है, जो कि नवाटपुरा गांव के अंदर स्थित है। बांगड़ का सबसे बड़ा मेला ये कहलाता है। आदिवासियों का कुंभी इसको कहा जाता है। माघ पूर्णिमा को इसका मेला लगता है। उसके बाद में सोम माही जाखम यहाँ पे त्रिवेणी संगम स्थित है। सवाई माता, नेक्स्ट हम बात करते हैं सवाई माता जो कि बांसवाड़ा में स्थित है। उसके बाद में हमारे पास मचिंद, ये भी राजसमंद में स्थित है। सीतावाड़ी मेला जो है वो 12 में भरता है, जो कि 12 के केलवाड़ा कस्बा शाहाबाद के अंदर भरता है। बेसिकली सहरिया समाज का आस्था केंद्र है सीतावाड़ी मेला। उसके बाद में आदिवासियों का लघु कुंभ इसको कहते हैं। प्रसिद्ध स्थल जो यहाँ पे हैं उसमें सबसे पहला स्थल आपका लक्ष्मण मंदिर है, लवकुश मंदिर है, वाल्मीकि मंदिर है, सीता मंदिर है, सीता कुंड है, वाल्मीकि कुंड है, लवकुश कुंड है, लक्ष्मण कुंड है, सूरज कुंड है, सीता कुटी है। ये इत्यादि जो है आपके स्थल यहाँ पे प्रसिद्ध स्थल में आते हैं। उसके बाद में हमारे पास है मानगढ़ शहीद स्मारक के जो कि बांसवाड़ा में बना हुआ है। तो इसमें अंग्रेजों के द्वारा 17 नवंबर 1913 को 1500 से अधिक भीलों की मौत की घाट इनके द्वारा उतारा गया था। तो इसी के उपलक्ष्य में यहाँ पे मानगढ़ शहीद स्मारक यहाँ पे बनाया गया बांसवाड़ा के अंदर, जिसमें गोविंद गुरु को यहाँ से गिरफ्तार किया गया और अतः शहीदों की याद के हेतु ये स्मारक यहाँ पे बनाया गया। ध्यान रहे मानगढ़ शहीद स्मारक के हेतु जो अंग्रेजों के द्वारा अत्याचार किया गया था वो 17 नवंबर 1913 में किया गया था, जिसमें 1500 से अधिक भील यहाँ पे मारे गए थे। बांसवाड़ा में स्थित है, ध्यान रहे। नेक्स्ट हमारे पास में अगला जो है विश्व आदिवासी दिवस है। अभी हाल ही में हम बात करें विश्व आदिवासी दिवस के बारे में, 9 अगस्त को मनाया जाता है। बेसिकली इसकी थीम जो है 2022 के पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण प्रसारण में स्वदेशी आदिवासी महिलाओं की भूमिका मुख्य इसका उद्देश्य थीम के रूप में रहा। यूएनओ द्वारा आदिवासी भाषा दशक 2022 से लेके 2032 तक इसको रखा गया। विश्व में 90 देशों में 50 करोड़ आदिवासी एवं 7,000 जनजातीय भाषाएं बोली जाती हैं। भारत में जनजातीय आबादी 18 करोड़ है, जिसमें राजस्थान में जनजातीय आबादी की बात करें तो कुल जनसंख्या का 14% राजस्थान में उपस्थित है। यानी कि भारत के अंदर जितनी भी जनजाति स्थित है तो उसके अंदर आपका 14% जो है वो भारत के राजस्थान के अंदर स्थित है। राज्य में 8 जिले ऐसे हैं जहां पे जनजाति आबादी 70% से अधिक है। मुख्यमंत्री ने आदिवासी दिवस के मौके पर 399 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया। उसके बाद में हमारे पास में अनास पुल की बात करते हैं। तो अनास पुल आपका संग डूंगरी जो कि आपका बांसवाड़ा में स्थित है, तो संग डूंगरी पर यहाँ पे अनास पुल का जो है उद्घाटन किया गया। बांसवाड़ा से गुजरात आवागमन हेतु ये पुल जो है अनास नदी के ऊपर बनाया गया है। बांगड़ टूरिस्ट सर्किट की बात करें तो ये आपका डूंगरपुर बांसवाड़ा में स्थित है। मानगढ़ धाम, देव सोमनाथ, विनेश्वर, गलियाकोट, त्रिपुरा सुंदरी माता, अथुर्णा शिव मंदिर, कडाणा बांध, माही बजाज सागर बांध, कागदी पिकअप, घोटिया अम्बा माता इत्यादि पर्यटन स्थल यहाँ पे स्थित है। ध्यान रहे बागड़ टूरिस्ट की बात कर रहे हैं, जिसमें ये वाले जो मैंने अभी आपके सामने बोले हैं मानगढ़, देव सोमनाथ, विनेश्वर, गलियाकोट, त्रिपुरा सुंदरी, अथुर्णा शिव मंदिर, कडाणा बांध, माही बजाज सागर बांध, कागदी पिकअप बांध, घोटिया अम्बा माता, तो ये सभी स्थल जो है आपका बांगड़ टूरिस्ट के अंदर शामिल कर लिया गया है। बांगड़ टूरिस्ट सर्किट 2022 और 23 के बजट में इसका जो है वो घोषणा की गई थी। हाल ही में गुरु गोविंद जनजातीय जो आदिवासी विश्वविद्यालय है वो राजस्थान के बांसवाड़ा में स्थित है। 18 करोड़ की लागत से जनजाति भवन का निर्माण जयपुर में किया गया। राष्ट्रीय असंचारी रोग कार्यान्वयन एवं अनुसंधान संस्थान जो है राजस्थान के जोधपुर में स्थित है।
नेक्स्ट हमारे पास में राजस्थान के अंदर अनुसूचित जनजाति की बात करें तो कुल संख्या 92.38 लाख है। यानी कि राजस्थान के अंदर जो भी अनुसूचित जनजाति है, जिसमें आप यहाँ पे कह सकते हैं एसटी, की कुल संख्या 92.38 लाख है। कुल जनसंख्या के प्रतिशत की बात करें तो 13.48%। लिंग अनुपात की बात करें तो 948 है। राजस्थान का स्थान जो है इसमें चौथा स्थान पे है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो एसटी कैटेगरीज के जो जनजाति पाई जाती है वो उदयपुर बांसवाड़ा है, और सबसे कम आपका बीकानेर और नागौर में स्थित है। जनजातियों में सर्वाधिक के जो जनसंख्या है वो भी आप देख सकते हैं, जिसमें बांसवाड़ा डूंगरपुर है। और सबसे कम की बात करें जो कि जनजाति की बात कर रहे हैं तो नागौर आपका बीकानेर इसमें सबसे कम है। तो यहाँ से देख सकते हैं पहले स्थान पे आपका मीणा है, मीणा जनजाति आती है। उसके बाद में भील जनजाति है, तीसरे स्थान पे ग्रासिया, और नेक्स्ट स्थान पे सहरिया जनजाति जो है सबसे ज़्यादा जनसंख्या के हिसाब से यहाँ पे स्थित है। नेक्स्ट हमारे पास में अगला जो है विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। एकमात्र आदिम जनजाति में शामिल सहरिया जनजाति जो है वो आपका कर ली गई है। उसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट स्लाइड्स है। अभी बात करें जनजातीय विकास कार्यक्रम की, जो कि राजस्थान के अंदर 1954 में स्टार्ट किया गया था। बेसिकली इसका उद्देश्य जो रहेगा वो जनजातीय बाहुल्य क्षेत्रों को आधारभूत सुविधाएं प्रदान करना। इसका संचालन बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर जिलों में किया जा रहा है। नेक्स्ट हम बात करें तो माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध प्रशिक्षण संस्थान राजस्थान के 1964 में उदयपुर में स्थित है, यानी कि उदयपुर के अंदर इसकी स्थापना की गई। जनजातियों के सर्वांगीण विकास हेतु मासिक पत्रिका जो है ट्राइब के नाम से यहाँ पे पब्लिश की जाती है, यानी मंथली जो इसके द्वारा पत्रकारिता है, यानी कि जो मैगजीन्स रिलीज की जाती है वो ट्राइब करके की जाती है। और जनजातियों के सर्वांगीण विकास हेतु ये शुरू की गई, राजस्थान के उदयपुर में स्थित है। 1964 में इसकी स्थापना की गई। जनजातीय उपयोजना क्षेत्र, जिसे हम यहाँ पे ट्राइब सब प्लान के नाम से जानते हैं, राजस्थान के अंदर 1974 में स्टार्ट किया गया, जो कि प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, साथ ही सिरोही, पाली इसमें शामिल है। जहां 50% से अधिक एसटी जनसंख्या स्थित है, उसे आदिवासी क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। वर्तमान में टोटल राजस्थान में 8 जिले और 44 ब्लॉक ऐसे हैं जहां पे जनजातीय जो जाति है उसे घोषित कर दिया गया है। जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग की बात करें, टाडा जिसे कहते हैं, ये हाल ही में राजस्थान के अंदर उदयपुर में स्थित है। 1975 में इसकी स्थापना की गई। इसमें अनुसूचित क्षेत्र का सर्वांगीण विकास, जनजातीय वर्ग के जीवन स्तर को बढ़ाना मुख्य उद्देश्य है। पूर्णतया आदिवासी जिले जो हैं राजस्थान के अंदर बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, साथ ही आंशिक आदिवासी जिले जो हैं वो आपका उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़, सिरोही, पाली इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है जनजाति क्षेत्र विकास उपागम, जिसे टाडा के नाम से जानते हैं। तो इसके अंदर राजस्थान के अंदर बेसिकली 8 जिले शामिल हैं, टोटल 44 ब्लॉक शामिल है। जनजातीय क्षेत्रों का सर्वांगीण विकास करना इसका मुख्य उद्देश्य है, जिसकी स्थापना राजस्थान में 1975 और 76 में की गई। उसके बाद में परिवर्तित क्षेत्र विकास उपागम, जिसे माडा क्लस्टर योजना के नाम से जाना जाता है। बेसिकली माडा की बात करें तो माडा 1978 से 79 के बीच में स्थापित की गई, जिसे क्लस्टर के रूप में कुल जनसंख्या 5000 से अधिक होनी चाहिए, जहां 50% से अधिक जनसंख्या जनजाति की होनी चाहिए, में माडा क्लस्टर योजना लागू कर सकते हैं। हाल ही में राजस्थान में 8 जिले ऐसे हैं जहाँ पे माडा जो स्कीम है, माडा जो योजना है वो संचालित की जा रही है, जिसमें कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, अजमेर, राजसमंद, भरतपुर, सवाई माधोपुर इसमें शामिल हैं। टोटल 11 माडा क्लस्टर्स एरिया हाल ही में राजस्थान में संचालित हैं। राजस्थान राज्य जनजाति विकास सहकारी संघ राजस्व जिसे कहते हैं, इसकी स्थापना 1976 में उदयपुर में की गई। नेक्स्ट हमारे पास में शहरी विकास कार्यक्रम राजस्थान में 1977 से 78 के बीच में संचालित किया गया। शाहबाद, किशनगंज, बारा में संचालित है। बारा की शहरी जनजाति का विकास हेतु ये संचालित किया गया। बिखरी जनजाति विकास कार्यक्रम 1979 में शुरू किया गया, जिसमें 30 जिले शामिल हैं। अगर बात करें नेक्स्ट रुख भायला कार्यक्रम, राजस्थान के अंदर जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में सामाजिक वानिकी को बढ़ावा देना मुख्य उद्देश्य है, जिसमें एक वृक्ष मित्र को 300 रुपये प्रति माह के हिसाब से यहाँ पे दी जाते हैं। ट्राइब फीड की बात करें, जिसका पूरा नाम ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट्स फेडरेशन इसका पूरा नाम है। हाल ही में इसकी स्थापना नई दिल्ली में अगस्त 1967 में की गई, 1987 में की गई, 67 नहीं है, सॉरी।
कुल क्षेत्रीय कार्य जो कार्यालय है वो आपके 16 हैं। राजस्थान में ट्राइफीड का क्षेत्रीय कार्यालय है वो जयपुर में स्थित है, ध्यान रहे। उसके बाद में हम बात करें वन धन विकास योजना, राजस्थान में ट्राइफीड एजेंसी के सहयोग से 14 अप्रैल 2018 में संचालित की गई। बेसिकली वन उत्पादकों का प्रयोग कर जनजातीय समुदायों को बढ़ावा देना, आजीविका की व्यवस्था करना इत्यादि इसका मुख्य लक्ष्य है। अगर बात करें हाल ही में बजट 2022 और 23 में जो घोषणा की गई है जनजाति संबंधित, वो भी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले गुरु गोविंद जनजाति विश्वविद्यालय राजस्थान के बांसवाड़ा में खोली जाएगी, ये भी आप याद रखें। वैदिक गुरुकुल की बात करें तो बांसवाड़ा में खोला जाएगा। बागड़ सर्किट में डूंगरपुर बांसवाड़ा शामिल है। और बांगड़ सांस्कृतिक केंद्र की बात करें तो डूंगरपुर में खोला जाएगा। गुरु गोविंद पनोरमा डूंगरपुर में खोला जाएगा। एसटी का कोष और एसटी का कोष यानी एससी एसटी के लिए 500 करोड़ का प्रावधान यहाँ पे इनके विकास कोष में ये किया गया है बजट में। मारवाड़ क्षेत्रीय जनजाति विकास बोर्ड की बात करें तो राजस्थान के जोधपुर के अंदर 2 फरवरी 2021 से संचालित किया गया, जो कि जोधपुर के सभी संभाग के जो माड़ा क्षेत्र हैं वहाँ पे इसका कार्यक्रम संचालित है। जनजातीय भागीदारी विकास योजना राजस्थान के जुलाई 2021 में ये संचालित है, जो कि इसको लागू 9 अगस्त 2021 से किया गया। सामुदायिक परिसंपत्तियों का निर्माण, रोजगार सृजन करना, 30% जन सहयोग और 70% राज्य सरकार का सहयोग इसमें दिया जाएगा। जिला कलेक्टर के द्वारा इसको क्रियान्वित किया जा रहा है। उसके बाद लास्ट स्कीम हमारे पास में जनजातीय विकास कार्यक्रम की जो रहने वाली है वो बोल्ड स्कीम है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी कुछ दिन पहले ये एग्जाम में पूछा गया था। देखिए बोल्ड स्कीम का बेसिकली हम बात करें तो 4 जुलाई 2021 से शुरू की गई। निचला मंडवा गांव जो कि उदयपुर में स्थित है, उदयपुर जिले से इसकी शुरुआत की गई, जिसमें निचला मंडवा एक गाँव यहाँ पे स्थित है। बेसिकली इसका उद्देश्य बांस आधारित स्वरोजगार प्रदान करना है, जो यानी कि बांस की खेती करना है। बांस को घास की क्राइटेरिया में डाल दिया गया है, जैसा कि आपको जानते हैं। तो घास को की जगह बांस के पेड़ों को बढ़ावा देना, उसकी जो कृषि है या फिर उसके वनों के ऊपर जो उसका भवाई है वो करना, इसमें मुख्य उद्देश्य यहाँ पे बोल्ड का रहेगा। ध्यान रहे बोल्ड स्कीम बांस आधारित स्वरोजगार से संबंधित है। तो दोस्तों ये हमारे पास में पार्ट नंबर 4 था, जो कि मैंने आपके सामने डिस्कस किया। कंटिन्यू हम पार्ट नंबर 5 को भी करने वाले हैं। तो जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि राजस्थान के आगामी जितने भी एग्जामिनेशंस हैं, चाहे आरपीएससी के द्वारा जो भी आरएस हो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, या फिर आप कह सकते हो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा संचालित हाल ही में रीट भर्ती हो, या फिर अभी हाल ही में जो सीईटी जो है एग्जामिनेशन जो करवाया जाएगा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा, सेट एग्जामिनेशन, सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है सभी भर्तियों के लिए, तो उसके अंदर भी राजस्थान करंट जीके के जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आई होप यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा अदर मैगजीन्स पढ़ने की आपको बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आपसे कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन्स को भी दबाएं, और जल्दी हम यहाँ पे पार्ट नंबर 5 भी रिलीज कर देंगे। उम्मीद करते हैं आपको चैनल काफ़ी अच्छा लगा होगा। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब और नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। थैंक यू, धन्यवाद।